तो हम जो सीख रहे थे वो अभी तक देखा था हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, पर ये जो तीसरा चैप्टर है वो आपको कंट्री के पॉलिटिक्स के बारे में बताएगा। पर ये जो पॉलिटिक्स होगी ये किसी पार्टीज की या किसी लड़ाई के बारे में नहीं है। जेंडर के ऊपर है। ये जो चैप्टर है वो आपका बेसिकली डेल्ट करता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। इन्वायरमेंट, पॉवर्टी और जेंडर इश्यूज। इन्वायरमेंट क्या होता है? like environmental Page 6 of 86. Page 7 of 86. Page 8 of 86. आप बताइए, Page 9 of करेक्ट Page 10 of रॉन्ग 86. करेक्ट कुछ नहीं है ऐसा। आप बताइए Page क्या 30. इन्वायरमेंट, आप क्या समझते हैं इन्वायरमेंट के बारे में? Page 14 of 8. Page 16 of Page 17 of 86. इन्वायरमेंट यानी सोशल इश्यूज। yes. अच्छा, और कौन है? संजीव को छोड़ के और कौन है कॉल पे? संकेत, सुनील। Phone. Contact photo. मुझे एक कॉल आया, रुकिए। +91. Sandeep Nishad. ओके, संकेत, आप तो बोलिए। संकेत है? ओके, संकेत, आप इन्वायरमेंट के बारे में क्या समझते हो? इन्वायरमेंट यानी क्या? Right. Now, page 18 of 8. Page 19 of 8. Today, page 20. Page 20. सुनील, Page 24. Page 25 of 86. Page 20. सुनील है? हाँ मैं हूँ। Page 27. आप Page 28. आप बताइए, आप इन्वायरमेंट के बारे मतलब क्या समझते Page 30 हैं? of 86. Page 31 of 8. Page 32 of 80. मतलब मतलब जो भी इश्यूज Page होते हैं हमारे बारे में, 30. Page 35 of 86. मतलब कोई भी हो हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो ओके, आप लोगों ने बताया। संजीव, आप बताओ इन्वायरमेंट यानी क्या आई होता एम है? नॉट श्योर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका मराठी या हिंदी वर्ड बताता हूँ। अब आप लोग समझ पाओगे कि इन्वायरमेंट मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ संकेत, पर्यावरण काय असतं? म्हणजे परिसर आजूबाजू आजूबाजूचा परिसर, राईट? आयडिया येते काय सुनील, पर्यावरण म्हणजे काय असतं? हो येतं हा, पर्यावरणला इंग्लिश मध्ये इन्वायरमेंट म्हणतात। पर्यावरण को ही इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। प्रीति, पर्यावरण पर्यावरण क्या होता है? समझ गया। प्रीति, आपने सोशल इश्यूज कहा ना, और इन्वायरमेंट में बहुत अंतर होता है। सोशल इश्यूज खुद में एक टॉपिक है और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वो एक अलग टॉपिक है। संकेत ने पर्यावरण का अर्थ करेक्ट कहा कि हमारे आजू बाजू का जो भी परिसर है, ठीक है, हमारे अगल बगल में रहने वाली हर चीज हमारे पर्यावरण में मिलती है। ओके, तो Navigate up. अब हम देखेंगे कि ये चैप्टर क्या कहता है। 24. Character. Word. 24. In the first two chapters we have studied. मैंने पहले बताया था कि पहले दो चैप्टर में हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम अलग इश्यूज को देखेंगे। The changes that have taken place in the world since 1991. We saw how the process of globalization has brought in concepts like. अब आपको ग्लोबलाइजेशन पता है क्या होता है? जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। हाँ, प्रदूषण ग्लोबलाइजेशन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। आपको पता है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन वन कंट्री, मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री। हाँ, मोर और लेस आप करेक्ट कह रहे हो, पर और इसको प्रिसाइज यानी एकदम परफेक्ट कैसे बना सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन वो कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट में, अभी देखिए, दुनिया देशों में बटी हुई है, राइट? दुनिया में 200 प्लस कंट्रीज हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज है दुनिया में, ठीक है। ये जो 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं,
वो मोरलेस खुद का खुद देखती हैं, राइट। खुद का व्यापार खुद ही देश में चलाती थी। ये सब होता था 1990 के पहले या 80 के पहले, ठीक है। तो क्या होता था कि देश खुद का खुद ही चलाते थे, खुद का देश का बिजनेस खुद ही करते थे, खुद के देश के लोग देश के अंदर ही घूमते थे। यानी समझे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं मुंबई का हूँ, तो मैं 1990 से पहले अपना बिजनेस भारत में ही कहीं और करता था। यानी दिल्ली के किसी आदमी को सामान बेचता था, लखनऊ के किसी आदमी को सामान बेचता था, चेन्नई के किसी आदमी को सामान बेचता था। मुझे अगर कहीं घूमने जाना हो तो भारत में ही मैं मोरलेस घुमा करता था। पर ये जो ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट आया, इसने देशों की जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, उसको ध्वस्त कर दिया। समझा? ध्वस्त कर दिया इन द सेंस अब बाउंड्रीज नाम की चीज सिर्फ मैप पे रह गई। दुनिया का हर देश एक दूसरे देश से संवाद कर सकता है, व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, राइट। बिजनेस कर सकता है, लोग एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। आज इंटरनेट पे हम यहाँ पर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, राइट। तो ये है ग्लोबलाइजेशन का कमाल। ग्लोबलाइजेशन ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री लेस वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की कोई बाउंड्री नहीं है। होल कंट्री इज अ वन विलेज। पूरा दुनिया एक गांव है, समझा? यहाँ पे कोई बाउंड्रीज, कोई देश नहीं है। सारे देश एक दूसरे के पास आ गए हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हो पा रही हैं, ठीक है। और ये सब 1989 तक नहीं होता था। 1989 में वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई। वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा जोर शोर से उठा। और तब से लेके आज तक दुनिया एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रही है, जहां पर एक देश दूसरे देश पर डिपेंड है। क्योंकि एक बात याद रखिए, हर कोई देश उसको लगने वाली हर चीज नहीं बना सकता, ठीक है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोई देश बहुत ज्यादा प्रमाण में बना लेता है और कुछ चीजों को नहीं बना पाता, ठीक है। जैसे हमारे देश में हमें चावल, गेहूं या किसी और अनाज की कोई कमी रहती है? नहीं रहती, राइट। पर हमारे देश में तेल बनता है क्या? कौन सा तेल? पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो हम बना भी सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। हाँ, तो इसके लिए हमें एशिया के वेस्टर्न कंट्रीज पे निर्भर रहना पड़ता है। वेस्ट एशिया के कंट्रीज पे निर्भर रहना पड़ता है। वेस्ट एशिया की कंट्रीज कौन कौन सी? आपको वैसे पता है ना, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। तो हम जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कहाँ पे मिलता है? वेस्ट एशिया में, यानी एशिया के पश्चिम में। इस वेस्ट एशिया को कुछ लोग मिडल ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा तेल मिलता है। तो कौन सी कंट्रीज है जिनके पास तेल का खजाना है? आपके पास है यूएई, राइट, सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतार, ओमान, ईरान, इराक, ये सारी कंट्रीज, ठीक है। हाँ, तो इनसे हम तेल लेते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में हम ही क्या, चाइना भी लेता है इनसे तेल, ठीक है। बहुत सारे दुनिया के देश इनसे तेल लेते हैं। बदले में ये दुनिया से क्या लेते हैं? ये पूरा रेगिस्तानी देश है, ठीक है। यहाँ पर रेगिस्तान है, तो ये दूसरों से अनाज लेते हैं, दूसरों से भाजी लेते हैं। नहीं, पानी कोई किसी से नहीं लेता, पर अनाज लेते हैं, फिर फल सब्जियां लेते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान वाले हैं ना, इनके इधर ये सब नहीं बनेगा, है ना। तो ये दुनिया को तेल बेचते हैं अपने रेगिस्तान से, ठीक है, डेजर्ट से, इनके पास जो तेल मिलता है। और बदले में दुनिया से भाजी और बाकी सारी चीजें लेते हैं, अनाज वगैरह।
इसी तरह दुनिया का हर देश हर एक देश पे डिपेंडेंट रहता है, और यही कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, यानी पूरी दुनिया एक गांव है, कोई भी किसी से बात कर सकता है। ये communication between entire world, no? हाँ, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन बिटवीन एंटायर वर्ल्ड, होल वर्ल्ड इज वन विलेज। ओके, Yes. it is a concept of transnational relationship. What is transnational relationship? यानी बॉर्डर्स का या देशों का खुद का विचार ना करते हुए उनके ऊपर जाके, यानी बॉर्डर्स का विचार ना करते हुए एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसे ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, 1989 से पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब होता था पर बहुत कम लेवल पे होता था, बहुत छोटे लेवल पे होता था। ठीक है, Yes. तो ये है ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। Notification shades. Unlock. Drive. Participatory state. Awareness of human. Participate of globalization has brought in concepts like. Of globalization has brought in concepts like. Participatory state. Awareness of human. अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, देखिए ग्लोबलाइजेशन सिर्फ चीजों का आदान प्रदान यानी एक दूसरे से लेना देना उन सब के बारे में ही नहीं, उससे आगे जाके भी ग्लोबलाइजेशन ने काम किया। उसने क्या किया, Rights. Increasing importance of non-state. उन्होंने चीजों का अवेयरनेस फैलाया। ग्लोबलाइजेशन ने किसका अवेयरनेस फैलाया, राइट्स का। राइट्स क्या है, अधिकार। ठीक है, आपको बताऊं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, इन लोगों के देश में अधिकार को काफी जोर दिया जाता था। उन लोग के लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, इन लोग ने जो अपना राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो ईस्ट वर्ल्ड को बताया। ईस्ट वर्ल्ड यानी कौन, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, उनको बताया, और उनके देशों में ये राइट्स का कॉन्सेप्ट यानी लोगों के अधिकार, इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाया और उसकी अवेयरनेस फैलाई लोगों के बीच। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो सका कि वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सोच है वो ईस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचा, ये हो सका ग्लोबलाइजेशन की वजह से, है कि नहीं। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, देश एक दूसरे के पास नहीं आते, तो कैसे पता चलता कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो राइट्स का इशू है वो उसकी अवेयरनेस ईस्टर्न वर्ल्ड में भी फैल रही है, राइट। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने कमाल किया। Actors, etc. Today, humanitarian issues like. अब दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं। ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज कौन से होते हैं? सर आप थोड़ा इंग्लिश से बोल सकते हो? हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, सही रहेगा। थोड़ा इंग्लिश, मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करिए। See, थोड़ा हिंदी में बता दीजिए। my emphasis at what, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में मैं बोलूंगा बट मोर और लेस लोगों को समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट मेरे लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है सबसे ज्यादा। if you should learn the concepts now, then you will convert your understanding in English. ओके, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आपको हिंदी में समझ गए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग को कन्वर्ट करके आंसर्स लिख सकते हो इंग्लिश में। पर अगर आपको कॉन्सेप्ट, अभी देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने इन्वायरमेंट कहा, राइट, किसी ने नहीं बताया, सबने गलत बताया। जैसे मैंने संकेत को पर्यावरण कहा, उसने एकदम डेफिनेट ये दी डेफिनेशन दी, एकदम करेक्ट डेफिनेशन दी इन्वायरमेंट की। तो मेरा ये एम्फसाइज होता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट समझे। संकेत को मराठी में पर्यावरण का कॉन्सेप्ट पता था तो उसने तुरंत बता दिया कि पर्यावरण यानी ये। अब अगर इसको ये पता होगा कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण होता है, तो जब वो आंसर लिखने जाएगा तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते तो फिर इंग्लिश में पढ़ के उसका कोई फायदा नहीं। गॉट इट?
इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा हिंदी में बता रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट समझ जाए। एक बार समझ जाएंगे तो हम इंग्लिश में रिवीजन भी कर सकते हैं उसकी। ओके। हाँ, तो ये बात है। तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज क्या होते हैं? ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज वो इश्यूज होते हैं जो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, यानी हम आदमियों को इफेक्ट करते हैं। दुनिया में वैसे हर इश्यूज, ईच एंड एवरी इश्यूज इफेक्ट करता है आदमी को, पर कुछ इश्यूज वेरी स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं जो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? Environment, perspectives about poverty and इन्वायरमेंट, बताया ना, इन्वायरमेंट हमारे आजू बाजू का परिसर, वो हमें काफी इफेक्ट करता है। उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होता है पता है? आप लोग बता पाएंगे पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी यानी गरीबी, हाँ, यस। राइट? तो गरीबी भी हमें इफेक्ट करती है, राइट? गरीबी हमें बहुत इफेक्ट करती है। इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट करता है, पॉवर्टी हमें इफेक्ट करता है। development policies and approaches towards gender have become important. और This chapter. जेंडर भी हमें फर्क करता है, इफेक्ट करता है। जेंडर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ पता है। हाँ हाँ मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए। हाँ, जेंडर मीनिंग, जेंडर जैसे पहले क्या होता था कि जो फीमेल होती थी उसके मतलब उसको अभी तक भी वैसा ही ज्यादातर जगहों पे है कि उसको उसका अधिकार नहीं मिलता। मतलब जैसे मेल का जितना अधिकार होता है उतना फीमेल का नहीं करते, और अदर जेंडर का भी। वो जेंडर मतलब ये हो गया। हाँ, जेंडर यानी लिंग कहते हैं हम लोग हिंदी में, यानी स्त्री पुरुष जो हम कहते हैं उसे जेंडर कहते हैं। और जेंडर इश्यूज जो होती हैं वो मेनली वुमेन से रिलेटेड होती है, यानी स्त्री से रिलेटेड होती है, राइट? तो जेंडर इश्यूज भी हमें काफी इफेक्ट करते हैं। पॉवर्टी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, 24. ये हमें काफी looks at the, how India, environment and system, इशू करते how हैं। India तो looks at these issues, gender have become तो important. हमने This 3 chapter. ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज की चर्चा करनी है इस चैप्टर में। फर्स्ट है इन्वायरमेंट, सेकंड है पॉवर्टी, और थर्ड है जेंडर इश्यूज। ओके, Gender have become important. This chapter इस चैप्टर में looks at these issues and tries to understand how India has dealt with them. और इस चैप्टर में हमें देखने की इन इश्यूज से इंडिया ने कैसे निपटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर हमने 2 चैप्टर देख लिए। अब हम ये तीसरा जो चैप्टर है वो देखेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया ने किस तरह से इन चीजों से निपटा है। ठीक है, Environment and sustainability. इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी। What is the environment? It is everything. पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी को जरा बाजू में रखते हैं, पहले इन्वायरमेंट पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट? जैसा संकेत ने बताया, हमारे आसपास का हर चीज यानी इन्वायरमेंट। ठीक है, 24. In the first, that makes up our surroundings. That makes up our. What is the environment? It is everything. इसको ऐसा ही बोल सकते हैं ना, हमारे आसपास का वातावरण। हाँ, यस, बट इसे हम अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देने जाएंगे तो क्या होगा? What is the environment? It is everything. इट इज एवरीथिंग। ठीक है, इट इज एवरीथिंग यानी हमारे आसपास का हर चीज। That makes up our surroundings, the air we. हमारे आसपास की, अपने हमारे सराउंडिंग की, ईच एंड एवरीथिंग हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमारे सराउंडिंग यानी आसपास की, हमारे सराउंडिंग की हर चीज इन्वायरमेंट है। अब हमारे सराउंडिंग में क्या क्या आता है? Breathe the water that that makes up our surroundings, हमारे the air we. मतलब आसपास के लोग, आसपास के हाँ। लोग, आसपास का लोग तो वातावरण। सिर्फ एक ही कंपोनेंट हुआ इन्वायरमेंट, हाँ। ये सिर्फ एक भाग है। एयर हमारे आसपास की हवा, राइट? हाँ, यस। वाटर हमारे आसपास का पानी, राइट? जलाशय जिसे बोलते हैं, हाँ। नदियाँ जैसे। हाँ, नदियाँ वगैरह, समुद्र, तालाब, ये सारे इन्वायरमेंट में आते हैं, राइट? एयर हवा होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ट्रीज होता है, ट्रीज। इन्वायरमेंट में आती है। ट्रीज, राइट, ट्रीज भी कंपोनेंट है। जानवर, हाँ। कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, राइट, ये सारे इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा सराउंडिंग है और ये सारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है. ओके. That makes up our surroundings, the air we breathe, the water that covers most of the Earth's surface, the plants and animals around us, and much more. It is the conditions in which a person, animal, or plant lives. ये इन्वायरमेंट एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब सरवाइव करते हैं. ठीक है. Natural environment consists of all living क्या नहीं बोला. रुक जा, बाद में गरम कर देना बाद. अभी रख. Natural environment consists of all living in. Natural environment consists of all living in. अब ये जो इन्वायरमेंट है ना, देखिए ये लिविंग थिंग्स को भी, यानी प्लांट, जो ट्री बताया था सुनील ने, प्लांट्स को भी, बर्ड्स, एनिमल्स को भी कंसीडर करता है. ठीक है. ये एक कंपोनेंट हो गया. ठीक है. दूसरा कंपोनेंट है Non-living things occurring naturally. नॉन लिविंग थिंग्स. पहला कंपोनेंट है लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट का. उसमें क्या क्या आ गया? प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, एनिमल आ गए, राइट. और नॉन लिविंग थिंग्स ये दूसरा कंपोनेंट है. इसमें क्या क्या आया? Could include soil, rocks, atmosphere, air. यहाँ पर आया सॉइल, मिट्टी, राइट, रॉक्स, पत्थर, राइट, एटमॉस्फेयर यानी जहाँ पे हवा और गैसेस रहते हैं, एटमॉस्फेयर, राइट, Water and climate, etc. वाटर There is also the और क्लाइमेट. ठीक है. वाटर भी आया और क्लाइमेट भी आया, राइट. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से मिलके बनता है इन्वायरमेंट. ठीक है. built environment. This refers to such areas. Built in water and climate, etc. There is also the water and climate, etc. There is also the built environment. This refers to such areas where man has transformed landscapes such. पर ये तो सब हमें गॉड ने दिया है, यानी ये सब नेचुरल है, राइट. पर ऐसा और भी कुछ है जो आदमी ने खुद के सराउंडिंग में बनाया है. ठीक है. जैसे क्या बिल्डिंग नेचुरल एनवायरनमेंट है? क्या बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, गाड़ी, रेलवे वगैरह सब हमने बनाया है, मतलब कि हाँ, तो सैटेलाइट भी बोल सकते हैं. सैटेलाइट हाँ. रोबोट है. हाँ सब हो जाएगा. पर ये तुम्हारे आसपास है सुनील, सैटेलाइट और रोबोट? नहीं, ये तो आसपास नहीं है. हाँ, हम नॉर्मल चीजों की बात करते हैं जो हमारे आसपास है. वैसे इस दुनिया में हर एक चीज अपने इन्वायरमेंट का हिस्सा है. ठीक है. पर हम आसपास की चर्चा करते हैं. तो जो भी अभी मैंने बताया, एनिमल्स बताए, बर्ड बताए, प्लांट बताया, आपको वाटर बताया, एयर बताया, सॉइल बताया, रॉक बताया, ये सारी चीजें जो हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट है. पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आदमी ने इस नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज करके खुद बनाया है. ठीक है. उसने लैंडस्केप्स को बदल दिया है. ठीक है. अब बताइए आप मुझे, नदी एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, राइट. उसके ऊपर डैम बना देना, डैम का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना सबको, धरण, जिसको मराठी में धरण कहते हैं, राइट, जिसको हिंदी में बांध कहते हैं. ठीक है. तो नेचुरल एनवायरनमेंट पे यानी रिवर पर उस पे कुछ चेंज लाके डैम बना दिया. तो आदमी ने चेंज किया ना नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो उसे हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं. जब आदमी नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लाता है और अपने तरीके से उसे बदलने की कोशिश करता है, तब हम उसे ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाते हैं. तो ये जो डैम हुआ, बिल्डिंग हुई, ये सारी चीजें जो आदमियों ने नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज लाया है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है. ठीक है. As urban where man has transformed landscapes such. Where man has transformed landscapes such as urban settings and agricultural land. जब दुनिया बनी थी तो शहर जैसा कोई कॉन्सेप्ट था? शहर यानी हम क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, राइट, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सड़कें, हाईवे वगैरह, है ना. तो जब वर्ल्ड बना था, जब लोग
ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब लोग गांव में रहते थे, उससे पहले जंगलों में रहते थे, है ना, हर जगह खेती थी, हरियाली थी। पर इस नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज किसने किया? ह्यूमन ने। तो हम जो अर्बन सेटलमेंट्स देखते हैं, बड़ी बड़े शहरें देखते हैं, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है, क्योंकि ह्यूमन ने नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। जहां पर खेती होनी चाहिए थी, एग्रीकल्चरल लैंड था, एग्रीकल्चर यानी खेती, जहाँ पे खेती होनी चाहिए थी, एग्रीकल्चरल लैंड था, वहां पे आदमी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, राइट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, ठीक है। तो ये आदमी ने चेंज किया, उसने नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाया। Conversion. The natural environment is modified into a human environment. तो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके ह्यूमन एनवायरनमेंट में तब्दील कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया। The relationship between economic. अब एक रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप यानी रिश्ता किसके बीच? 24. Development and environmental degradation. एक रिश्ता है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बीच। डेवलपमेंट क्या होता है पहले ये मुझे बताइए। डेवलप होते हैं, डेवलप होना, विकास होता चला जाता है, मतलब हाँ। एक चीज का प्रगति। प्रगति, या राइट, मराठी में प्रगति और हिंदी में विकास। किसी चीज का प्रगति यानी विकास होना, उसको कहते हैं डेवलपमेंट, Pradeep Nishad. ठीक है। तो डेवलपमेंट और नो, सी, growth and environment are two, sorry, growth and development are two different concepts. Growth is a quantitative concept. What is quantitative concept? जिस चीज को गिना जा सकता है ना, वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसमें क्वालिटी बढ़ती है किसी चीज की। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ा हूं, मैंने ग्रेजुएशन किया है, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है कि क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है? ये क्वांटिटेटिव है, आप गिन सकते हो ना, मैं 15वीं तक पढ़ा हूं, मैंने ग्रेजुएशन किया है। पर अगर मैं कहूं कि उस व्यक्ति को बहुत आता है, यानी आप ये बहुत कितना ये नहीं बता सकते ना एग्जैक्टली, पर ये क्वालिटी है ना उसकी, कोई विशेष बात है, राइट। हाँ, तो वो डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक्स के इश्यू में देखिए, ठीक है, ग्रो हुआ यानी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत सारे बिजनेस लग रहे हैं, देश की इनकम बढ़ रही है, ये ग्रोथ हुआ। ग्रोथ को गिना जा सकता है, राइट, देश के कितनी इनकम बढ़ी गिना जा सकता है, देश में कितने बिजनेसेस लगे ये गिना जा सकता है। ये हो गई कंट्री की ग्रोथ, राइट। और डेवलपमेंट क्या है? देश में लिटरेसी बढ़ी यानी साक्षरता बढ़ी, लोग ज्यादा एजुकेट होने लगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ा यानी ज्यादा लोग बड़ा जीवन जीने लगे। पहले लोग सिर्फ 50-60 साल में मर जाते थे, अब लोग 80-100 साल जीने लगे। ये डेवलपमेंट इश्यूज है, समझा। जो क्वालिटेटिव चेंज लाए उसे डेवलपमेंट कहते हैं, और जो क्वांटिटेटिव चेंज लाए उसे ग्रोथ कहते हैं। हाँ, अब हाँ, लेकिन बहुत दिन बोलते थे पहले के लोग बहुत ज्यादा जीते थे, अभी बहुत कम जीते हैं। नहीं, ये धारणा है, ये गलत है। क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि कैसे पहले के लोग 2-4-10 ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते होंगे एक गांव से, पर गांव का हर आदमी बहुत लाइफ जीता था ऐसा नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखिए, उसे कोई बीमारी हो गई तो फिर वो क्या करेगा? और आप ये नहीं कह सकते ना कि सारी बीमारियां नई दुनिया में आई हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं पहले तो कोई बीमारी नहीं थी, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता ना। तो जब उस टाइम पे लोग जल्दी मर जाते थे, उसका कारण ये था कि लोगों को बीमारी होती थी तो वो लगभग उनकी जान ले लेती थी, क्योंकि उनके पास कोई मेडिकल, हाँ बीमारियां जितनी भी है उस पर कोई ना कोई उपाय जरूर। हाँ, तो आप उसका उपाय करा के जी सकते हो, राइट। अब किसी को सांप काट दिया, बहुत जहरीला सांप काट दिया, आज उसका इलाज होना आसान है। उस टाइम पे अगर किसी को बहुत जहरीला सांप काटा तो क्या वो जिंदा बचेगा? बहुत कम चांस है, क्योंकि उसको कोई ऐसा उपाय ही नहीं था। हाँ।
एग्जैक्टली तो वो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप के बीच, जो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आज का क्लास खत्म करते क्योंकि मेरे को लगता है 7 से ज़्यादा हो चुके हैं, राइट। तो आज का अपना क्लास इस पॉइंट पे मैं खत्म करूंगा एक्सप्लेन करके। तो ये आखिरी पॉइंट होगा आज का कि डेवलपमेंट और नेक्स्ट टाइम भी आप ही पढ़ाएंगे? वो मुझे नहीं पता, वो देखना होगा। हाँ, तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के बीच का क्या नाता है? डेवलपमेंट विकास करना होता है, राइट। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है पता है आपको? इन्वायरमेंट तो आपको पता है पर्यावरण, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है पता है? डिग्रेडेशन करना यानी नाश करना, विनाश करना, खराब करना, ठीक है। तो देखिए बहुत बार यानी 100 में से 98% क्या होता है, हम जब ह्यूमंस किसी चीज का डेवलपमेंट करने जाते हैं तब हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ये कैसा ये रिलेशन है। हम हमारे नदी और डैम के एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। अब हमने डैम बना दिया, उस डैम की वजह से उस डैम में पानी जमा होगा तो गांव के उस नदी के किनारे के गांव के लोगों को पानी मिलेगा, उनको खेती के लिए भी पानी मिलेगा, राइट, उस डैम में पानी जमा होने से, बरोबर। तो विकास हुआ गांव का, डेवलपमेंट हुआ, राइट, हुआ क्योंकि लोगों को पानी मिला, खेती करने के लिए, पीने के लिए पानी मिला, राइट। तो ये डेवलपमेंट हुआ। पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ। कैसे हुआ? अब सोचिए, एक नदी है जिसको नेचर ने बनाया है, नेचर ने कहा है उस नदी को कि आप ऐसे फ्लो कीजिए, आप ऐसे बहिए, आप में इतना पानी रहेगा। आदमी उसका पानी रोक रहा है एक जगह पे डैम बना के, और एक जगह डैम बना के उसे जमा कर रहा है। तो वो नदी आगे चलकर उस नदी में पानी कम हो जाएगा उस डैम के बाद, है ना। जैसे वो नदी डैम को क्रॉस करेगी आगे, तो उस नदी में पानी कम हो जाएगा, राइट। तो आगे जब पानी कम होगा तो फिर वो नदी बचेगी। तो फिर हमने किया ना इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, उसका पर्यावरण में नुकसान किया ना। एक नदी को हमने आगे नाला बना दिया, राइट। हाँ, उनका पानी ले लिया हमने, राइट। वैसे ही जंगल के ऊपर आइए, एक जगह बहुत अच्छा जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे, उस जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे, पक्षी रहते थे। आज हमें उस जंगल पे कोई फैक्ट्री बनानी है, इसलिए हमने जंगल को तोड़ दिया, फैक्ट्री बनी, फैक्ट्री बनने से लोगों को काम मिला, राइट। तो डेवलपमेंट हुआ, बरोबर। पर उसी डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने फॉरेस्ट तोड़ दिया, हमने जंगल तोड़ दिया। जंगल तोड़ने की वजह से पेड़ टूट गए, पेड़ टूटने की वजह से बहुत कुछ हुआ ना। पेड़ टूटने की वजह से हमको ऑक्सीजन को भी प्रॉब्लम, हाँ, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, बारिश कम आएगी, उन पक्षियों का घर चला गया, उन प्राणियों का घर चला गया, तो बहुत सारी चीजें हुई, राइट। तो ये हुआ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो यही आखिरी पॉइंट था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इसका बहुत बड़ा लिंक है। पर एक बात याद रखिए, डेवलपमेंट से पॉवर्टी जाती है, राइट। पॉवर्टी कम होती है डेवलपमेंट से, पर डेवलपमेंट करने से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी होता है, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर, ये चैप्टर आगे क्या कहता है। पर ये रिलेशन है पॉवर्टी और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। इसलिए बहुत सारे देशों को कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो डेवलपमेंट करे या फिर डेवलपमेंट पे ध्यान दे या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रोके, ठीक है। अपने देश की भी यही प्रॉब्लम है। तो ये इस चैप्टर का पूरा ये था।